हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अभिजीत और आपका स्वागत है 365 जीके प्रैक्टिस में। अनिता मैम ने छुट्टी मार लिया है, इसलिए आज से आपके जीके क्लासेस मैं ही कराऊंगा। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए सेलेक्टिव और इम्पोर्टेंट मिसलेनियस जीके क्वेश्चंस। हर क्वेश्चंस को हम अपने यूनिक अप्रोच के साथ डिस्कस भी करेंगे ताकि आपको क्वेश्चंस या टॉपिक के अराउंड पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु रोट अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र किसने लिखा था? आंसर इज कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। और इनका और एक नाम है जो है विष्णुगुप्त। चाणक्य चीफ एडवाइजर और मेंटर थे चंद्रगुप्त मौर्य के, जिन्होंने नंद डायनेस्टी का लास्ट रूलर धनानंद को डिफीट किया और मौर्यन डायनेस्टी को सेटअप किया 322 बीसी के अराउंड। अगला क्वेश्चन है, व्हिच आर्टिकल डील्स विद एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? इसका आंसर है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को समाप्त करता है और इसका प्रैक्टिस को भी फॉरबिड करता है। आर्टिकल 17 को स्ट्रेंथन किया जाता है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 से। इस लॉ के तहत अगर कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है तो उसे एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा और इस लॉ के अकॉर्डिंग उसे पनिश भी किया जाएगा। आइए दूसरे ऑप्शंस को भी समझते हैं। आर्टिकल 15, ये एबोलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब सरकार किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, वर्ण या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16 इज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए धर्म और जाति को लेकर। लेकिन ये आर्टिकल बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन अलाउ करती है। आर्टिकल 18 है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, सरकार किसी नागरिक को कोई टाइटल नहीं देगा, मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स को छोड़कर। फॉर एग्जाम्पल, कोई आर्मी में मेजर या जनरल बन जाते हैं तो उनके नाम के आगे वो टाइटल्स लगते हैं। कोई पीएचडी कर लेता है तो उनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। लेकिन सरकार अपनी तरफ से कोई अलग तरीके का टाइटल्स नहीं देगा। सरकार की तरफ से जो अवार्ड्स मिलते हैं जैसे भारत रत्न या पद्मश्री, वो टाइटल्स नहीं है, वो सम्मान है। इस आर्टिकल के तहत कोई भी नागरिक विदेशी टाइटल्स को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डिनेस्टी? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? द राइट आंसर इज कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक पहले एक टर्किश स्लेव हुआ करते थे जो बाद में मोहम्मद घोरी के अंडर जनरल एंड गवर्नर ऑफ दिल्ली बने। घोरी के मरने के बाद उन्होंने अपने आप को सुल्तान ऑफ दिल्ली घोषित कर दिया और स्लेव डायनेस्टी को स्थापित कर दिया 1206 के अराउंड। स्लेव डायनेस्टी को ममलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये लाखों में डोनेशंस करता था। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही स्टार्ट किया था, लेकिन इसको ये ख़त्म नहीं कर पाए क्योंकि 1210 में पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिरकर इनकी मौत हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे इल्तुतमिश, जो बाद में सुल्तान बन गए और कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन इन्होंने पूरा किया। तनका और जीतल जैसे कॉइन्स इशू किए थे और 1236 में इनकी भी मौत हो गई बीमारी के कारण। लेकिन मरने से पहले इन्होंने अपनी बेटी राजिया को नेक्स्ट सुल्तान डिक्लेयर कर दिया था क्योंकि उनके बेटों से ज़्यादा सक्षम थी राजिया और फिर वो बनी दिल्ली सुल्तानेट की पहली और ओनली फीमेल रूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया? साउथ इंडिया में सबसे लंबी रिवर कौन सी है? आंसर इज गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गंगा बेसिन के बाद गोदावरी बेसिन इंडिया में सबसे बड़ा है। वैसे तो काफ़ी सारे डैम्स बने हैं गोदावरी में, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है पोलावरम डैम जो आंध्र प्रदेश में है, श्री राम सागर डैम जो तेलंगाना में है, और जयकवड़ी डैम जो महाराष्ट्र में है। अगला सवाल है, केसरी न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया? सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। तिलक ने 2 अखबार स्टार्ट किए, केसरी जो मराठी में थी और महारत्ता जो इंग्लिश में थी। इनको लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता था। उस जमाने के एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे वेलेंटिन चिरोल, जिसने तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट का नाम दिया था। तिलक का फेमस स्लोगन है स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये लाल बाल पाल ग्रुप के लीडर भी थे। लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तिलक ने गीता रहस्य किताब भी लिखा था। दूसरे ऑप्शंस में है गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी नाम का एक संगठन स्टार्ट किया था जिसका ऑब्जेक्टिव था शिक्षा, सामाजिक सुधार और नेशनलिज्म को बढ़ावा देना। गोखले महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु भी थे।
लाला लाजपत राय ने भी 2 न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे, यंग इंडिया और द पीपल। इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका स्टार्ट किया था 1917 में, और साइमन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज से इनकी मौत हो गई। तभी इन्होंने एक फेमस लाइन कहा था, हर लाठी का प्रहार अंग्रेजी शासन के कब्र में कील बनेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लानिंग कमीशन वाज फॉर्म्ड इन व्हिच ईयर? प्लानिंग कमीशन किस वर्ष बनाया गया था? इसका आंसर है 1950। इसको नेहरू जी ने शुरू किया था, जो 5 ईयर्स प्लान बनाती थी और फंड्स एलोकेट करती थी स्टेट्स को डेवलपमेंट करने के लिए। किस सेक्टर को कितना पैसा दिया जाएगा, किस इंडस्ट्री को कितना प्रायोरिटी देना है, ये सारी चीज़ डिसाइड करती थी प्लानिंग कमीशन। 2014 में मोदी जी ने प्लानिंग कमीशन को बंद करके 2015 में नीति आयोग से इसको रिप्लेस किया, जो कि एक थिंक टैंक है। ये फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है। अब फंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फाइनेंस कमीशन करती है। इस चेंज का मेजर रीज़न यही है कि प्लानिंग कमीशन वाला कॉन्सेप्ट आउटडेटेड हो गया था और मॉडर्न ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन के लिए सूटेबल नहीं था। ऊपर से स्टेट्स भी प्लानिंग कमीशन से खुश नहीं थी, उनके साइड से भी काफ़ी कंप्लेंट्स आती थी फंड अप्रूवल डिलेज के अराउंड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच प्लैनेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स? मून किस प्लैनेट में सबसे ज़्यादा है? इसका राइट आंसर है सैटर्न। अभी तक लगभग 274 मून्स आइडेंटिफाई किया गया है सैटर्न के। इसके अलावा जुपिटर का मून गैनीमेड सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है, ये भी याद रखिए। और नेपच्यून जो है उसको सोलर सिस्टम का कोल्डेस्ट प्लैनेट माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? आंसर है जेम्स चैडविक। ये न्यूट्रॉन क्या होता है आप सबको पता ही होगा। ये एक एटॉमिक पार्टिकल है। एटम जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर होता है, उसमें 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं। क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में एक साथ होता है और एटम के लगभग पूरे मास का जिम्मेदार ये न्यूक्लियस ही होता है। और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में घूमते रहता है। और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही होता है जिससे ये डिसाइड होता है कि ये कौन सा एलिमेंट है। जैसे 1 प्रोटॉन हुआ तो हाइड्रोजन, 2 प्रोटॉन हुआ तो हेलियम, 3 प्रोटॉन हुआ तो लिथियम। इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन अगर प्रोटॉन का नंबर चेंज हुआ तो एलिमेंट ही बदल जाएगा और साथ ही बदल जाएंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज। बाकी ऑप्शंस में है जे थॉमसन जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था, और रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस और प्रोटॉन डिस्कवर किया था। आइंस्टाइन ने दिया था सबसे फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लेकिन इनको नोबेल प्राइज मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। तो ये याद रखिए, मिस्टेक होता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच कलर हैज मैक्सिमम वेवलेंथ? किस कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है? आंसर है रेड कलर। व्हाइट लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें 7 कलर्स होते हैं, जो आपको रेनबो में भी दिखता है, जिसे विबग्योर कहा जाता है। विबग्योर मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। जिस कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है वो सबसे ज्यादा बेंड होती है प्रिज्म के थ्रू जाने पर, इसलिए रेड कलर सबसे नीचे दिखा है और वायलेट सबसे ऊपर है, क्योंकि वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है और वो सबसे कम बेंड होती है। अगला क्वेश्चन है, हरप्पा वाज डिस्कवर्ड बाय? हरप्पा किसने डिस्कवर किया था? आंसर है दयाराम साहनी। 1921 में हरप्पा को डिस्कवर किया गया था और उसके बाद 1922 में आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को डिस्कवर किया था। जॉन मार्शल जो है वो उस टाइम के एएसआई के डायरेक्टर थे और इन्होंने ही इंडस सिविलाइजेशन वाला टर्म पहली बार यूज किया। हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर काफी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें ऐसे ही क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशंस से हमने इंडस या हड़प्पन सिविलाइजेशन का टॉपिक पूरा कवर किया है। ये वीडियो अंडरस्टैंडिंग और रिवीजन दोनों पर्सपेक्टिव से आपके लिए बेनिफिशियल होगा, तो उस वीडियो को जरूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हु इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट इन इंडिया? भारत में परमानेंट सेटलमेंट किसने लागू किया? आंसर इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। आइए देखते हैं परमानेंट सेटलमेंट एक्चुअली क्या था। इसको परमानेंट जमींदारी सिस्टम भी कहा जाता था। ये एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जो बिहार, बंगाल और उड़ीसा में लागू किया गया था। इसमें जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया गया, उन्हें ब्रिटिश को फिक्स्ड रेवेन्यू देना पड़ता था और जो खेती करते थे उनसे रेंट वसूला जाता था जमींदारों के द्वारा। इससे जमींदार पावरफुल बन गए और फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन होना शुरू हो गया था। अगला क्वेश्चन है, व्हिच आर्टिकल डील्स विद नेशनल इमरजेंसी? नेशनल इमरजेंसी इस आर्टिकल में है। आंसर है आर्टिकल 352। नेशनल इमरजेंसी 3 कारणों के लिए डिक्लेयर किया जा सकता है, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रेबेलियन। आइए बाकी ऑप्शंस के बारे में भी जान लेते हैं। आर्टिकल 356 ये किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल लागू करना अलाउ करती है अगर स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार स्टेट्स को नहीं रन कर पा रही है, तो इसको स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है। आर्टिकल 360 ये प्रेसिडेंट को फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करना अलाउ करती है अगर इंडिया का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खतरे में हो तो। इससे सेंट्रल को फाइनेंसेस की पूरी कंट्रोल मिल जाती है और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी भी कम की जा सकती है। अभी तक हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी लागू नहीं हुआ।
आर्टिकल 365 ये कहती है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट सेंटर का डायरेक्शंस फॉलो नहीं करता है तो स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आर्टिकल प्रेसिडेंट्स रूल लागू करने का बेसिस बन जाता है। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस मींस, पहले तो जीडीपी क्या है ये समझते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब एक देश के अंदर एक साल में प्रोड्यूस होने वाला सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू। इसका फॉर्मूला है जीडीपी इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, जिसमें सी मतलब कंजम्पशन, आई मतलब इन्वेस्टमेंट, जी मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्स मतलब एक्सपोर्ट्स और एम मतलब इम्पोर्ट्स। इसमें इम्पोर्ट्स को घटाया जाता है। जीडीपी दो तरीके से कैलकुलेट होता है। एक है जीडीपी एट करंट प्राइसेस जिसको नॉमिनल जीडीपी कहते हैं और इसका कैलकुलेशन में इन्फ्लेशन शामिल होता है, और दूसरा जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस जिसको रियल जीडीपी कहते हैं। इसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटा दिया जाता है और बेस ईयर के प्राइसेस से कैलकुलेट होता है। इससे एक्चुअल ग्रोथ पता चलता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि पिछले साल पूरे देश में 100 लीटर दूध का प्रोडक्शन हुआ और दूध का प्राइस था 10 रुपये पर लीटर, तो हमारा जीडीपी निकल के आता है 1000 रुपीज़। और इस साल पूरे देश में 100 लीटर दूध ही प्रोड्यूस हुआ, लेकिन इन्फ्लेशन के कारण दूध का प्राइस था 20 रुपये पर लीटर, तो हमारा टोटल बन के आता है 2000 रुपये। तो नॉमिनल जीडीपी हो गया 2000 रुपये, लेकिन जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस में इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटाने के बाद हमारा जो जीडीपी बन के आएगा वो आएगा 1000 रुपये। एक्चुअल में कोई ग्रोथ हुआ ही नहीं, तो इससे एक्चुअल ग्रोथ पता चल। तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन का? इस आंसर होगा एक्सक्लूडिंग इन्फ्लेशन। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state has the largest forest cover in India? किस स्टेट में फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा है? आंसर है मध्य प्रदेश। ये अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन व्हिच ईयर? पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया? राइट आंसर है 1526। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ जिसमें बाबर ने जीत हासिल की। इससे दिल्ली सुल्तानेट का अंत हुआ और मुगल अंपायर का स्थापना हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु फाउंडेड आर्य समाज? आर्य समाज की स्थापना किसने की? आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने आर्य समाज स्टार्ट किया 1875 में, जो कि एक सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट था जो वैदिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करता था, एजुकेशन को प्रमोट करता था, वुमेन वेलफेयर को सपोर्ट करता था, आइडल वर्शिप और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को अपोज करता था। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि मूवमेंट भी 1870s में ही स्टार्ट किया था, जिसका मेन एम था लोगों को हिंदू धर्म में वापस लाना, जो कि किसी कारण से दूसरे धर्मों में चले गए थे। और बाकी ऑप्शंस में है स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन स्टार्ट किया था 1897 में। इन्होंने शिकागो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था 1893 में। उन्होंने वहां पर जो स्पीच दिया था वो आज भी बहुत फेमस है। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज स्टार्ट किया था 1828 में। सती प्रथा को खत्म करने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। अरबिंदो घोष एक रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थे जो बाद में एक स्पिरिचुअल लीडर बन गए। इनका पौंडीचेरी का आश्रम एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है जिसमें मैं भी गया था लास्ट ईयर। काफी अच्छी जगह है, मौका मिला तो जरूर जाइए आप लोग। अरविंदो ने एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था जिसका नाम था वंदे मातरम। आइए अब अगला क्वेश्चन देखें। व्हिच सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया? द राइट आंसर इज कोयम्बटूर। कोयम्बटूर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री और कॉटन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया का नाम इसको दिया गया। और मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? राइट, अहमदाबाद को कहा जाता है। और मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट को कहा जाता है कानपुर को। हमने सिटीज़ एंड निकनेम्स वाला वीडियो भी बनाया हुआ है एक्सप्लेनेशंस के साथ, काफ़ी डिटेल में। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको भी ज़रूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हिच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इसका आंसर है फ्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके केमिकल बॉन्ड बनाने की क्षमता। पॉलिन स्केल से इसको मेजर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, Which मुगल एम्परर बिल्ड द पीकॉक थ्रोन? मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? राइट आंसर है शाहजहां। विच इज द डीपेस्ट प्लेस ऑन अर्थ? पृथ्वी पर सबसे गहरी जगह कौन सी है? इसका आंसर है मेरियाना ट्रेंच, जो कि पैसिफिक ओशन में फिलीपाइंस के पास है और इसे चैलेंजर डीप भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु कंपोज्ड इंडियन नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? सही जवाब है बंकिम चंद्र चटर्जी। ये इन्होंने अपने नवल आनंद मठ में लिखा था। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा की रासायनिक नाम क्या है? द आंसर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है और इसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3। इसे केक्स, कुकीज और ब्रेड्स बनाने में यूज किया जाता है। इसके अलावा क्लीनिंग, टूथपेस्ट और फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी इसका यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच रीजन इज नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड? रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस क्षेत्र को कहा जाता है? आंसर इज तिबेटियन प्लेट्यू। आरबीआई वाज एस्टेब्लिश्ड इन व्हिच ईयर? आरबीआई की स्थापना कब हुई? राइट आंसर है 1935। इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और 34 ऑफिसेस हैं अक्रॉस इंडिया। अगला क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी? इंडियन नेशनल आर्मी इसने बनाया था। द राइट आंसर इज कैप्टन मोहन सिंह।
आईएनए का फॉर्मेशन 1942 में सिंगापुर में हुआ था अंडर द गाइडेंस ऑफ रास बिहारी बोस। फिर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए को लीड और एक्सपेंड किया था। विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस इंसुलिन? कौन सा ऑर्गन इंसुलिन बनाता है? आंसर है पेनक्रियास। आइए बाकी ऑप्शंस के बारे में भी जान लेते हैं। लीवर बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। किडनीज जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को ब्लड से फिल्टर करता है, जैसे यूरिया, एक्सेस वाटर या सल्ट। और स्प्लीन भी ब्लड को फिल्टर करता है, लेकिन ये ओल्ड ब्लड सेल्स, डैमेज ब्लड सेल्स और जम्स को फिल्टर करता है। एक्सेस पानी या नमक से इसको कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा स्प्लिन लिम्फोसाइट्स बनाती है, जो हमारी बॉडी को वायरस, बैक्टीरिया या अदर इन्फेक्शन से फाइट करने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया? इंडिया की सबसे बड़ी खाड़ी झील कौन सी है? आंसर है चिल्का लेक, जो उड़ीसा में है, और ये एशिया का भी लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। ब्रैकिश मतलब मिक्स ऑफ फ्रेश वाटर एंड सल्टी वाटर। हु गिव द स्लोगन डू और डाई? करो या मरो का नारा इसने दिया था? आंसर है महात्मा गांधी। ये स्लोगन क्विट इंडिया मूवमेंट में दिया गया था, जो 1942 में हुआ था। Which gases are produced in the Haber process? हेबर प्रोसेस में किन गैसेस का यूज होता है? आंसर है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। इस प्रोसेस को हेबर बॉश प्रोसेस भी कहा जाता है, और ये एमोनिया प्रोडक्शन के लिए वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोसेसेस है। जर्मन साइंटिस्ट फ्रिट्ज हेबर ने इस प्रोसेस और उसके रिलेटेड डिवाइसेस और कैटलिस्ट को डेवलप किया था। Which is the largest desert in Asia? एशिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? इसका आंसर है अरेबियन डेजर्ट। ये मेनली सऊदी अरबिया में है और ओमान, यमन, यूएई, कुवैत, जॉर्डन और इराक तक फैला हुआ है। हु डिस्कवर्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने डिस्कवर किया था? आंसर है सर आइजैक न्यूटन। विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन? किस स्टेट को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है? राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। इसको लैंड ऑफ डॉनलिप माउंटेन्स और पैराडाइज ऑफ द बोटानिस्ट्स भी कहा जाता है। आसाम को लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स और टी गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नागालैंड को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है, और मणिपुर को ज्वेल ऑफ इंडिया का निकनेम दिया गया है। आइए अब अगला सवाल देखें। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? द राइट आंसर इज मीरा कुमार। बाकी ऑप्शंस में है इंदिरा गांधी, जो कि फर्स्ट वुमेन पीएम ऑफ इंडिया है, ये सबको पता है। सरोजिनी नायडू इंडिया की फर्स्ट वुमेन गवर्नर फॉर स्टेट थी, जब वो उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनी। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द इनफेमस जलियांवाला बाग मैसेकर ऑकर? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सही जवाब है 1919। हजारों निहत्थे लोग, औरतें और बच्चे रोलाट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए जलियांवाला बाग अमृतसर में गैदर हुए थे। फिर उनके ऊपर ओपन फायर का ऑर्डर दिया था ब्रिटिश के जनरल डायर ने, और हजारों में लोग मर गए थे। डायर ने एग्जिट गेट भी बंद कर दिया था, ताकि लोग निकल ना सके गोलियां चलने के बाद। कुछ लोगों ने कुएं में कूदकर अपनी जान बचने की कोशिश की। रोलाट एक्ट एक रिप्रेसिव लॉ था, जो ब्रिटिश को किसी भी भारतीय को अरेस्ट करके बिना किसी ट्रायल के कैद करने की पावर देती थी। इसलिए इसका विरोध हुआ और फिर जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सत्याग्रह और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी उनका नाइटहुड का खिताब वापस कर दिया, जो उनको ब्रिटिश के नोबेल प्राइज जीतने पर दिया गया था। अगला सवाल है, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन लीड्स टू नाइट ब्लाइंडनेस? किस विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है? द राइट आंसर इज विटामिन ए। ऑप्शंस में बाकी हैं विटामिन सी, जिसकी कमी से स्कर्वी होता है, जिसमें ब्लीडिंग गम्स और लूज टीथ होते हैं। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है, जिसमें वीक बोन्स एंड मसल्स होता है। और विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है, इसलिए एक्सेसिव ब्लड ब्लीडिंग हो जाता है अगर कट लग जाती है तो। अगला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? द राइट आंसर इज दादाभाई नौरोजी। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के को फाउंडर थे, और इन्हें फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। Which is the hardest natural substance? सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस कौन सा है? द राइट आंसर इज डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड टेलीफोन? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? द राइट आंसर इज अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। और बाकी ऑप्शंस में है थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था। मार्कोनी, जिन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था, और इनको 1909 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। निकोला टेस्ला ने टेस्ला कॉइल और एसी सिस्टम्स को इम्प्रूव किया था। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप 40 मिक्स्ड जीके क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।